तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। आज के क्लास में हम लोग पादप प्रजनन के मुख्य स्टेप जो होता है, मतलब जो नया पौधे का निर्माण करने के लिए क्या क्या चीज़ें किया जाता है जिससे उन्नत किस्म का हम लोग पौधा का निर्माण हो सके, उसके लिए 5 स्टेपों में काम किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें है जनन द्रव संग्रहण। सबसे पहले जनन द्रव संग्रहण किया जाता है। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। किसी भी पादप प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार उस फसल का आनुवंशिक परिवर्तनशीलता, नाना प्रकार की उगाई जा रही फसलों में आनुवंशिक परिवर्तनशीलता उनके जंगली संबंधित से प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो आनुवंशिक परिवर्तनशीलता, जो मतलब अपने आनुवंशिक गुण में परिवर्तन ला सके, उसके लिए उसके जो जंगली उसका जो प्रकार होता है, किस्म होता है, उसको प्राप्त किया जाता है। जैसे अरहर का जंगली संबंधित एटाइलोजिया कहते हैं। तो अरहर का जंगली जो जाति होता है, जंगली जो नस्ल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटाइलोजिया। फसलों की उन्नत किस्में पैदा करने के लिए विभिन्न जंगली किस्में, देखो फसल का उन्नत मतलब क्या, सबसे बेहतर तरीका वाले उसका किस्म बनाने के लिए कोई भी फसल का उसका जंगली किस्म का स्पेसी तथा उससे संबंधित संग्रह की आवश्यकता होता है। उसका जितना भी जंगली उसका स्पेसीज है, उस जाति का जितना भी जंगल में मिलता है, उस सबको इकट्ठा किया जाता है, संग्रह किया जाता है। इससे इसके संग्रहण के बाद उनका परीक्षण किया जाता है, उसका जांच किया जाता है, जो हम लाए हैं उसमें क्या क्या गुण हैं और किस प्रकार के गुण हम लोग के लिए फायदेमंद हो सकता है। इन प्रजातियों में पाई जाने वाली विशेषताओं का पता लगाना आवश्यक हो जाता है। इनके अभिलक्षणों का मूल्यांकन पर इन पादपों में उपस्थित प्राकृतिक जीन के पूर्ण जानकारी प्राप्त करना पादप प्रजनन के लिए पूर्व अपेक्षित होती है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। हम लोग को इसमें जो हम लोग लाए उस फसल को या उस वाला पौधे को, जब हम लाए जंगलों से इकट्ठा किए बहुत सारे पौधे उसी जाति का अलग अलग किस्म का, तो उसमें हम लोग पता करना चाहते हैं कि उसका जो गुण है, बोल सकते हैं कि उसका जीनी जो गुण है, जो जीनों का अभिलक्षण है, उसके कैरेक्टर के बारे में पता करते हैं। तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्नत किस्म का पौधे का प्रजनन करा सकते हैं। तो किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध अलील, उसका क्या लिया जाता है, एलील लिया जाता है। एलील हम लोग पहले से जान चुके हैं, जिसके कैपिटल टी लेते थे, याद होगा, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल टी लेते थे एलील के रूप में। लंबा पौधा के लिए, बौना पौधा के लिए उसके जीन बोला जाता था। समस्त संग्रहण को उसका जनन द्रव्य संग्रहण कहा जाता है। जब उसका पूरी तरह से सबका संग्रह कर लेते हैं तो उसी को हम लोग जनन द्रव्य संग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये काम कैसे किया जाता है, तो एक ही पौधे का, मान लो एक पौधे के बारे में उसका उन्नत किस्म का उसका पौधा का हमको निर्माण करना है, तो उससे रिलेटेड जितना भी किस्म पाया जाता है जंगलों में, सबको इकट्ठा किया जाता है और उसका पूरी तरह से जानकारी प्राप्त किया जाता है कि उसका गुण क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, किस प्रकार का है, उसका एलील क्या है, ये सब चीज़ों का संग्रह किया जाता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जनन द्रव्य संग्रहण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जनन द्रव्य संग्रहण के नाम से जानते हैं। जब हम लोग ये संग्रह कर लेते हैं, जब इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनन द्रव्य मूल्यांकन करते हैं, उसका एवेल्युएशन करते हैं, उसका जांच करते हैं और जनकों का चयन करते हैं। जो उसमें से अच्छा होता है उसको हम लोग चुन लेते हैं। तो यही चीज़ें अगला स्टेप हम लोग करते हैं। जनन द्रव्य संग्रह के बाद उसका मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि उनमें निहित लक्षणों का पता लगाया जा सके। तो उसको कैसा लक्षण, जैसे हम लोग किसी बच्चे का मूल्यांकन किस लिए करते हैं, एवेल्युएशन किस लिए करते हैं, इसलिए उसके बारे में पता लगाना कि उसका गुण कैसा है, वो अच्छे पढ़ने में है कि नहीं है। इसी प्रकार से पौधों का भी मूल्यांकन किया जाता है। जो लाए हैं हम लोग, इकट्ठा किए हैं, तो उसके सभी का गुण पता किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसका सभी लक्षण पता कर सके। चयनित पौधों को बहुगुणित करके उनका प्रयोग संकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो उसको बहुगुणित बनाया जाता है, बहुगुणित बना के संकरण प्रक्रिया द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा जहाँ तक संभव हो पाता है तब वहाँ तक वांछित शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जाता है। अब देखो, एक तरीका बताए थे हम कि
शुद्ध वंश क्रम का मतलब क्या होता है? शुद्ध वंश अगर हम बोलते हैं कि ये शुद्ध वंश है, उसका मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा अगर ध्यान में होगा, तो अगर हम एक पौधे का एलील लेते हैं कैपिटल टी, तो ये क्या कहलाता है? शुद्ध कहलाता है। ये तो लंबा भी है और ये तो लंबा पौधा है ही, लेकिन ये शुद्ध भी है। लेकिन ये हम लोग पढ़े थे कि ये भी लंबा होता है, ये भी क्या होता है? लंबा होता है, लेकिन ये अशुद्ध होता है। ये क्या होता है? अशुद्ध होता है। इसलिए कि तो जमा अगर पौधा उगाए तो लंबा तो हो गया है, लेकिन इसमें इंटरनली एक भावना का भी इसमें क्या होता है? गुण छिपा हुआ रहता है जो दिखाई नहीं देता है। इस कारण से इसको अशुद्ध कहते हैं। इसीलिए हम जब भी किसी पौधे को लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसका प्रजनन कराने के पहले, उसका संकरण कराने के पहले क्या किया जाता है? उसको पहले सबसे पहले शुद्ध बनाया जाता है। और शुद्ध बनाने का तरीका भी बताए थे कि जब एक ही पौधे का पेड़ से बार बार उसी के साथ स्व निषेचन कराते हैं। एक होता है पर परागण, एक होता है स्व परागण। तो स्व परागण बार बार जब कराते हैं तो कुछ जनरेशन के बाद जो पौधा बनता है वो शुद्ध पौधा बन जाता है, और उसका जो बीज बनता है वो भी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। इस तरह से शुद्धिकरण किया जाता है सबसे पहले। ठीक, जहाँ तक उपाय हो सके उतना तक ये किया जाता है कि शुद्ध हम लोग को प्राप्त हो जाए, कोई उसमें अशुद्धियाँ ना रहे, जैसे कि ये उसके एलील में अशुद्धियाँ दिखाई देता है। जब हम लोग इवेल्युएशन कर देते तब उसको चयनित जनकों का मध्य पर संकरण कराते। संकरण मतलब जब हम लोग चयन कर लेते हैं, मान लो कि अच्छा गुण वाला एक बीज इससे पौधा हुआ, एक दूसरा गुण वाला बीज इससे एक पौधा हुआ, तो जो सामान्य किस्म हम लोग को बो रहे हैं अभी पौधा, वो जंगली औरला के साथ क्या किया जाता है? संकरण कराया जाता है। ये मान लो कि दो पौधा है, ये मान लो दो पौधा है, एक ये है और ये एक ये है। तो ये हम लोग का जो साधारण बोर है वो वाला पौधा है, और ये जंगली वाला है जो कि बहुत अच्छे गुण वाला है। दोनों के बीच में पर परागण करा दिया जाता है, और ये इंसानों के द्वारा कराया जाता है। इसीलिए हम उसको संकरण के नाम से पर संकरण भी दिया हुआ है कि पर संकरण कराया जाता है। ये इंसानों के द्वारा कराया जाता है, और उससे जो निर्माण होता है बीज का, उससे वो एक अच्छे किस्म का पौधे का निर्माण होता है, उसमें गुण भी अच्छा पाया जाता है। इसमें क्या चीज़ें दिया उसको हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए दो चयनित जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है। तो वही चीज़ है, दो चयनित हम लोग जो चयन किए हैं उसके बीच में संकरण कराया जाता है। इसमें एक जनक मादा और दूसरे जनक क्या होते हैं? नर के रूप में चयनित किया जाता है। नर का परागकण एकत्रित कर मादा के वर्तिकाग्र तक क्या किया जाता है? छिड़काव कर दिया जाता है। तो सिंपल लॉजिक होता है बीज का निर्माण करने के लिए कि मादा का जो नर का परागकण होता है वो लेकर मादा के वर्तिकाग्र तक पहुँचाने का काम किया जाता है। उससे क्या होता है कि उससे बीज का निर्माण होता है। इस विधि द्वारा अनुवांशिक वांछित लक्षणों का संगम कर संकर पौधे तैयार किया जाता है। इस संकर पौधे को नर तथा मादा दोनों जनकों के गुण मौजूद होते हैं। अब जो नर में गुण था वो भी उसमें गुण आ गया, जो मादा में गुण था वो भी उसमें गुण आ जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक जनक उच्च पैदावार करता है परंतु उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो दूसरे जनक कम पैदावार करता है, उनके रोग प्रतिरोधक मौजूद है। अब देखो सिंपल वही चीज़ दिया हुआ है कि हम ऐसा दो जनक का सिलेक्शन किए हैं जिसमें मान लेते हैं कि ये वाला जनक है, ये ऐसा इसके पास गुण है कि ये तो कम पैदावार करता है, लेकिन इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसमें क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता है। और ये क्या है कि ये ज़्यादा मात्रा में फसल का निर्माण करता है, लेकिन इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। अब दोनों के बीच में जब हम लोग पर परागण कराएंगे तो उससे जो बीज बनेगा, और यही बीज जब हम लोग ग्रोथ कराएंगे तो कभी कभी ऐसा भी चांसेस बनता है। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ये बीज से पौधा बना इसमें पूरा गुण ऐसा मिल जाए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें आ जाए। ऐसा संभावना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ जाए, या ऐसा भी संभावना है कि वो ज़्यादा बीज का भी निर्माण नहीं करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसमें नहीं। तीसरा ये हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये निम्न पैदावार उत्पन्न करे और रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब दूसरे वाला का गुण इसमें आ जाए, या हो सकता है पहले वाला का गुण आ जाए, या हो सकता है दोनों का गुण आ जाए। तो ये 4 प्रकार के केसेस बन सकता है। लेकिन हम उसी को चयन करेंगे जिसका बोल सकते हैं जिसका पैदावार भी ज़्यादा हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा हो, तो हम उसी को क्या कर लेते हैं? चयन कर लेते हैं। यही हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। सॉरी, यही हम चयनित जनकों के इस हिसाब से चयन करते हैं, जिसे संकलन करा कर हम लोग नए पौधों का चयन करते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे श्रेष्ठ पूर्वजक पूर्वजक पूर्योगज
का चयन तथा परीक्षण। तो इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो संकरों की संतति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा उन संततियों का पता लगाया जा सके जिसके वांछित गुण मौजूद हो। अब प्रजनन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि संततियों के वैज्ञानिक मूल्यांकन कर श्रेष्ठ गुण वही चीजें लिखा हुआ है जो ऊपर में हम बताएं कि वैसा संतति का चयन अब किया जाता है। हम बोले कि यहाँ पर संतति बनेगा तो 4 प्रकार का बन सकता है। तो 4 प्रकार में हम लोग वो वाला संतति को चयन करते हैं जिसमें उपज भी ज़्यादा हो और साथ साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा हो, तो उसी वाले संतति को हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तब उसके बाद आते हैं हम लोग नए कंसनों का परीक्षण। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नए कंसनों का परीक्षण करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। नौ चयनित वंशक्रम का परीक्षण उनमें निहित गुण जैसे उत्पादन, गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अब जो हम लोग चयन कर लेते हैं, अब उसमें देखा जाता है कि उसका उत्पादन कितना है, उसका गुणवत्ता कैसा है, मतलब प्रोटीन का मात्रा बोल सकते हैं या कोई भी चीज़ हो उसमें विटामिन हो तो विटामिन का मात्रा कितना है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं, ये सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, जांच किया जाता है। मूल्यांकन पौधों का सर्वप्रथम अनुसंधानों वाले खेतों में उगाया जाता है। उसको अनुसंधान मतलब जहाँ पे रिसर्च चलता है वैसा खेत में ही पहला बार उगाया जाता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में उसको उतार दिया जाता है। तो अनुसंधान जहाँ पे चलता है वहीं पर वहाँ पर उसको उगाया जाता है जहाँ आदर्श उर्वरक, उपयुक्त सिंचाई की सुविधा तथा अन्य फसल प्रबंधन संबंधी सब सुविधाएं वहाँ पे मौजूद होता है। और अनुसंधान वाले खेतों में परीक्षण के बाद पौधों को नर्म युक्त किया जाता है। अगर वहाँ पे लग जाता है कि चलो ये पौधा सही है, सब चीज़ इसमें गुण जितना भी हम लोग गुण खोज रहे थे सारा गुण इसमें विद्यमान है, तब उसको मार्केट में लाया जाता है उस बीज को, और मार्केट में यही लोग क्या करते हैं, बीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि नए कंसनों के निर्मुक्त करना तथा उनका क्या करना, उनका व्यापारीकरण करना। तब उसका व्यापार शुरू हो जाता है, मतलब उसको मार्केट में उतार दिया जाता है और मार्केट में वो बिकने लगता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको उसके बाद मार्केट में भेज दिया जाता है और वो बेचना उसको हम लोग शुरू कर देते हैं। तो यही था हम लोग को पौधे का चयन, किस प्रकार से पौधे का चयन करें कि हम लोग उन्नत किस्म का पौधा प्राप्त हो जाए। तो ये हम लोग 5 स्टेप में दिया हुआ था, अगला इसमें 6 भी ऐड कर दिया था। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि हरित क्रांति में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ। हरित क्रांति में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगर हरित क्रांति का बात करते हैं तो हरित क्रांति ये लाया गया था इंडिया में किस लिए, तो ऑब्वियस है इसको हम लोग खेती में, कृषि में वृद्धि करने के लिए ये हरित क्रांति लाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, इसलिए जनसंख्या बढ़ते जा रहा था, तो उसके हिसाब से हम लोग कृषि में वृद्धि होना चाहिए, तभी जाके सभी को खाने को मिल सकता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग जैसा कि जानते हैं भारत में बहुत जगह कृषि होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होता है। अगर बात करते हैं तो 62% व्यक्ति जो है कृषि पर ही डिपेंड है भारत में। भारत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग इसका कितना प्रतिशत आय आता है, जीडीपी मतलब जो इंडिया का पूरा इनकम होता है उसमें कृषि से ही 33% आय होता है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने सबसे बड़ा चुनौती बढ़ती हुई जनसंख्या था कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसका पोषण कैसे हम लोग लाए। परंतु कृषि योग्य भूमि सीमित थी, इसके लिए देखो कृषि योग्य जो भूमि है इतना ज़्यादा नहीं है कि उतना जनसंख्या को सबको लिए भोजन उपलब्ध करा सके। इसीलिए जरूरत था कि बृहद योजना बनाने की आवश्यकता थी जिसको उपलब्ध भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना भूमि है उसी में ही क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाए, फसल उपज हो जाए। 1960 के मध्य से पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग कर गेहूं, धान और मक्का आदि उन्नत किस्म के संकलन कराकर अच्छे धान का फसल उत्पादन किया गया, अच्छे गेहूं का फसल उत्पादन किया गया कि जो कम जगहों में ज़्यादा मात्रा में उपज दे सके। इसका परिमाण यह हुआ कि देश की
खाद्य उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई। इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, हरित क्रांति का नाम देते हैं। जब खाद्य उत्पादन में जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था, हम लोग के पास उतना उपलब्ध नहीं था भूमि की जिस पर कृषि कर सके, तो हम लोग ऐसा कुछ तरीका अपनाए कि कम ही भूमि में हम लोग ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सके। और जब ऐसा हो गया तो उसी को नाम दे दिया गया हरित क्रांति। इसमें सबसे पहले दिया हुआ उन्नत किस्मों का विकास। तो उन्नत किस्मों का विकास किसके बारे में सबसे पहले दिया हुआ, तो गेहूं के बारे में दिया हुआ है। तो उन्नत किस्म का विकास किया गया गेहूं का, किस प्रकार से, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो गेहूं के बारे में दिया हुआ है, भारत में गेहूं की उन्नत किस्मों को विकसित करके श्रेष्ठ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिक को जाता है। विगत 5 दशकों में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया है। अगर हम लोग विगत 5 वर्ष का बात करेंगे, ये पहले का बुक छपा हुआ है, तब हम लोग थोड़ा और पहले का ही बात करेंगे। तब विगत 5 वर्षों के पहले का बात करते हैं तो उसमें जो वृद्धि हुआ है गेहूं के उत्पादन में कितना का, पहले 11 मिलियन टन होता था, वही बढ़कर कितना हो गया, 75 मिलियन टन हो गया। इस सफलता में वैज्ञानिक द्वारा विकसित गेहूं की अर्धवामन किस्मों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके लिए क्या किया गया था, साइंटिस्ट द्वारा गेहूं का किस्म विकसित किया गया था। मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फार्म व्हीट एंड मेज इंटरप्राइमेट ने वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित डॉक्टर नॉर्मन ई बारलॉग ने गेहूं की बौनी किस्मों का विकास किया था। अब बौनी किस्मों का विकास के लिए ही इन डॉक्टरों को क्या दिया गया था, तो नोबेल प्राइज की दिया गया था। बौनी किस्म का विकास का मतलब यहाँ पर ये है, गेहूं का देखो, गेहूं का डांठ अगर जितना लंबा होगा ना, उतना गेहूं खराब होने का चांसेस रहेगा। आंधी तूफान आएगा, बारिश होगा तो गेहूं का डांठ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग का जरूरत था कि गेहूं का ऐसा डांठ हो, ऐसा उसका जो बोल सकते हैं शाखा हो, जो ज़्यादा लंबा ना हो, बौनापन का हो, मतलब छोटा हो। ठीक, इससे क्या हो सकता है कि छोटा रहेगा, जिसके कारण हम लोग क्या देखने को मिलेगा, अभी से छोटा रहेगा तो उससे हम लोग को क्या होगा, फसल का बर्बादी नहीं होगा। तो डॉक्टर बारलॉन ने 1963 में IARI के वैज्ञानिक को गेहूं की बौनी तथा अर्ध बौनी किस्मों का बीज उपलब्ध कराया गया। देखो, बौनी और अर्ध बौनी किस्म मतलब आधा के भी आधा। इन किस्मों से भारतीय वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम देसी किस्मों का संकलन कराया था। अब देखो, ये जो निर्मित किया था ये हम लोग का देश का नहीं था, मैक्सिको का था। ठीक, लेकिन जब वहाँ पर ये निर्मित हुआ तो उसके साथ अपने हम लोग का जो गेहूं का बीज है उसके साथ, उसका पौधे के साथ संकलन कराया गया, और यह एक परिणाम सिर्फ ऐसे किस्में विकसित हुई जो उच्च उत्पादन और क्षमता वाली, रोग प्रतिरोधक और उर्वरकों के प्रति संवेदी तथा खेत में नहीं झुलसने वाला, मतलब उसको मुड़ने वाला, जैसे बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, झुलस जाता है, झुलस के गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिला। इस प्रकार का गेहूं का किस्म पैदा कर दिया गया भारत में। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जेमरा रोजी के जीन में गेहूं के मेरुआ रोग को रोकने की क्षमता होने के कारण इन नई किस्मों में रोग द्वारा होने वाली क्षति से हानि कम हुई है। अब देखो, इसमें दिया हुआ है एक गेहूं का किस्म का नाम दिया हुआ है लेरमा रोजी, जो कि गेहूं में एक ऐसा रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो क्या करता है, कौन सा रोग, तो लेरुआ एक रोग होता है, उससे लड़ने की क्षमता इसमें विकसित है, उससे लड़ने की क्षमता इसमें अच्छा से विकसित है। गेहूं की अगर अन्य बौनी किस्मों में बात करते हैं तो सरबती, सोनारा और सोनालिका, कल्याण सोना, ये सब बहुत बौना बना है, छोटा छोटा पौधा इसका होता है। ये सब किस्में दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गेहूं का कुछ में किस्म दिया हुआ, उसका गुण दिया हुआ है। तो ये तालिका गेहूं के मुख्य उन्नत किस्में एवं उनके गुण, ये टेबल बना के लिख सकते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी बनता है, ये टेबल बना के सभी को लिख लेना है, उसका गुण क्या है और किस्म का नाम क्या है। ठीक, ये सब कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ों को लिख लेना है सभी को टेबल बना के, ये पूरा पाँचों के पाँच। तो 5 किस्में गेहूं का यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे किसका, किस्में का, तो धान
के बारे में बात करेंगे। धान या उसको हम लोग चावल कहते हैं, चावल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो धान विश्व के मुख्य फसलों में एक है। धान विश्व के एक मुख्य फसल है और ये संपूर्ण विश्व में कुल आबादी का 70% लोगों का प्रमुख आहार है। तो अगर पूरा वर्ल्ड का बात करते हैं, पूरा विश्व का बात करते हैं, तो 70% लोग धान खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं बोल सकते हैं। ठीक, विगत 5 दशकों में धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो चुका है, तो 90 मिलियन टन पहुंच गया है। अगर 5 साल पीछे का 5 साल का बात करें तब का। धान संबंधित शोध कार्य तथा नई किस्में विकसित करने के मुख्य केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित किया गया है। एक इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है कि धान का अलग अलग किस्म का उत्पादन किया जा सके। उसके लिए उड़ीसा कटक में एक अनुसंधान के संस्था बोल सकते हैं, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था ओपन किया गया, बनाया गया। धान के मुख्य उन्नत किस्में और उनके गुण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी टेबल बनाकर सभी को लिखना है। इसको भी सभी को टेबल बना के लिखना है। तो पहले हेडिंग डाल लेना है, धान के उन्नत किस्में एवं उनके गुण। जैसे कि यहाँ पर धान की किस्म दिया हुआ है साबरमती, जया, बाला, और ये इसमें क्या क्या गुण पाया जाता है उसके बारे में ये दिया हुआ है। कितना दिनों में ये विकसित हो जाता है उस सब के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो इसको सभी को लिख लेना है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि और भी कुछ दिया हुआ है धान के बारे में। वर्धमान धान की किस्मों को IR 8 तथा थाइचुल पेरिस वन पुरुष के कुछ और भी नाम दिया हुआ है, जिसके धान की किस्में के बारे में दिया हुआ है। अब अगर इसके बाद का बात करते हैं तो उसके बाद गन्ना के बारे में बात हो रहा है। गन्ना भी एक प्रमुख कृषि चीज़ है, इसलिए कि इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा मात्रा में व्यापार चलता है, इसलिए इससे चीनी का निर्माण होता है। चीनी हर एक जगह यूज होता है। तो गन्ना के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसका भी कुछ किस्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लिमिटस है। गन्ना के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं, शुगर कैन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ये उष्णकटिबंधीय एवं एशिया के प्रमुख फसल है। ये कहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है। भारतवर्ष में 3 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में इसकी खेती किया जाता है। भारत में अगर बात करें गन्ना की खेती, तो 3 मिलियन हेक्टेयर में इसका खेती किया जाता है। गन्ना प्रजनन संस्था भी ओपन किया गया है। कोई बंदर द्वारा गन्ने की कई उन्नत किस्में विकसित की गई है। ये संस्था का एक नाम दिया गया है। उत्तर भारत में सेक्रम बारबेरी नामक, उत्तर भारत का बात किया जा रहा है जो उत्तरी भारत है, वहाँ पे सेक्रम बारबेरी नामक गन्ने की प्रजाति उगाई जाती थी। वहाँ पे गन्ने की प्रजाति का नाम दिया हुआ है सेक्रम बारबेरी, परंतु इसमें पैदावार तथा शर्करा की मात्रा कम होती थी। तो अगर इसका बात करेंगे तो इसमें पैदावार भी कम होता था और शर्करा का भी मतलब मिठास का भी मात्रा इसमें कम होता था। वही अगर दक्षिणी भारत में बात करें, दक्षिणी भारत में पैदा की जाने वाले गन्ने की प्रजाति का नाम क्या है, सेक्रम ऑफिसेरेनम। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसलिए लिख लेना है डॉट करके। उत्तर भारत में उगाए जाने वाले गन्ने कौन सा था, सेक्रम बारबेरी। वैसे ही दूसरा डॉट करके लिख लेना है, दक्षिणी भारत में पैदा की जाने वाले गन्ने की प्रजाति कौन सा है, सेक्रम ऑफिसिनेरम। ये नाम दोनों का लिख लेना है, कहीं पर पूछा जा सकता है। बना मात्र था तथा पैदावार भी ज़्यादा होती। तो इसका देखो, इसका अगर बात करेंगे तो ये इसका पैदावार भी ज़्यादा होता था और मिठास भी इसमें ज़्यादा था। प्रजाति उत्तरी भारत में ठीक से नहीं उगती थी, लेकिन इसको अगर उत्तर भारत में उगाने की कोशिश किया जा रहा था तो ये नहीं उग पा रहा था। पादप प्रजनन द्वारा सेक्रम बारबेरी तथा सेक्रम ऑफिसिनेरम के साथ संकरण किया गया। अब इसके कारण क्या किया गया, इधर उत्तर भारत वाला भी गन्ना लिया गया और दक्षिण भारत वाला भी गन्ना लिया गया, दोनों के बीच में संकरण करा दिया गया, जिसके फलस्वरूप एक नया गुण वाले शर्करा का निर्माण हुआ। जिसके फलस्वरूप क्या हो गया, एक नए गुण वाले शर्करा का निर्माण हो गया, जिसमें शर्करा की भी मात्रा अधिक होता था, मोटा तना वाला भी था, शर्करा का भी मात्रा अधिक था। तो ये चीज़ें देखने को मिला कि इसमें सारे गुण समा गए।
गन्ने की उन्नत किस्मों का अगर बात करेंगे वेराइटी, अलग अलग किस्म का गन्ने का नाम दिया हुआ है, तो गन्ने के उन्नत किस्म का नाम यहाँ पर डॉट करके लिख लेना है, इतना ये सब का नाम। एक हम लोग और चर्चा करेंगे मक्का के बारे में। मक्का के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको हम लोग मिलेटस कहते हैं, इसको हम लोग मिलेटस कहते हैं। मक्का या इसको कॉर्न बोला जाता है, विश्व का एक महत्वपूर्ण फसल ये भी है। भारतवर्ष में मक्का की कई उन्नत किस्में विकसित की गई। भारतवर्ष में अगर बात करेंगे तो मक्का का अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की गई, जिसमें सोना, जवाहर, गंगा 5, गंगा 3, हाई स्टार्च, अंबर, शक्ति, रतन, विजय, विक्रम, तो ये सब गन्ना कुछ प्रमुख नाम दिया है। यहाँ पर भारत में लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब गन्ना की किस्में हैं, और किस्म का नाम याद होना चाहिए, इसलिए कभी कभी ये पूछ देता है। इसी प्रकार ज्वार और बाजरा का भी संकर किस्में भी विकसित की जाती है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं दिया तो उसको हम लोग छोड़ते हैं। तो ये था हम लोग का अलग अलग फसल के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें जो उन्नत किस्म का जो किस्म विकसित किया गया है, हम लोग बोल सकते हैं प्रजाति विकसित किया गया है, उसका हम लोग नाम देखें। ये सब चीज़ें हम लोग चर्चा किए। अगले क्लास में हम लोग प्रजनन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे उत्पन्न किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।